दोस्तों नमस्कार, मैं हूँ संजीव दीक्षित। आज हम लोग यहाँ पर कोविड के बारे में थोड़ी-सी बात करने वाले हैं क्योंकि अब शायद वक़्त बहुत बुरा आ चुका है, इतना बुरा वक़्त शायद पिछले साल भी कभी भी नहीं आया था। जब हमारे पास सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ केसेज़ थे तब भी शायद इतने नहीं थे। आज की डेट में हमारे पास ऑन एन एवरेज देखा जाए तो साढ़े 3 लाख केसेज़ हर रोज़ आते हैं, मरने वालों की संख्या बहुत ज़्यादा हो गई है और आज का अगर आंकड़ा देखें तो 4400 लोग मर चुके हैं। दिस इज़ अ रिकॉर्डेड डेटा। यहाँ पर हम शायद आपको न्यूज़ की बातें नहीं करेंगे क्योंकि बहुत सारी न्यूज़ दिन भर आप यूट्यूब चैनल पर देखते हैं, दिन भर आप न्यूज़ चैनल्स पर ही देखते हैं। हर रोज़ वही रिपीटेड डेटा आता है, हर रोज़ वही खबरें आती हैं, जहाँ से भी आप सुनोगे आपको सिर्फ खराब ही खबरें सुनाई देंगी। सो हमारा जो फ़ोकस है वो कुछ अलग है। हम लोग इस बारे में बात करते हैं कि अभी तक हम लोगों के पास कोरोना से रिलेटेड कोई भी जानकारी नहीं है। ना ही हमें ये पता है कि कोविड है क्या, कैसे आता है, क्यों आता है और अगर हम स्वास्थ्य संगठनों का रवैया जो देखें, वो रवैया भी अ, भरोसे के लायक नहीं कहा जा सकता। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम पिछले साल को देखते हैं, तो पिछले साल हमारे पास शुरुआत में एक रिपोर्ट आई थी कि जो लोग ड्रिंक करते हैं, जिनकी ड्रिंकिंग हैबिट्स हैं, उनको कोरोना नहीं होगा। ये खबरें हमारे पास तब आई थी जब वुहान में वायरस ये बहुत तेज़ी से फैल रहा था और धीरे-धीरे बाकी देशों में भी ये स्प्रेड कर रहा था। बट इन खबरों को धीरे-धीरे गलत बताया जाने लगा। इंडिया में भी ये हालत हुई, अल्कोहल शॉप्स वगैरह को भी बंद कर दिया गया। इसके बाद बहुत सारी और खबरें आईं। कई लोगों ने कहा कि आपको योगा करना चाहिए, कई लोगों ने कहा आपको मेडिटेशन करना चाहिए, कई लोगों ने घरेलू नुस्खों को भी एक तरह से इलाज बताया। हमने कई हद तक वो भी किया। प्रधानमंत्री ने खुद सभी से आह्वान किया कि लोग थाली बजाएँगे, घंटा बजाएँगे, शंख बजाएँगे और उससे ये ठीक हो जाएगा या हम लोग एक ब्रेक कोरोना चेन को दे पाएँगे, पर ऐसा भी नहीं हुआ। सच्चाई क्या थी इसके पीछे? अगर मैं रिपोर्ट्स की बात करूँ तो बहुत सारी रिपोर्ट्स हमारे पास आई हैं। आज की डेट में कोविड-19 एक सर्टिफाइड वायरस है, जो म्यूटेंसी भी लाता है। कमाल की बात ये है कि जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल में जो हमारे पास म्यूटेंट्स हमें दिख रहे थे, वो आज की डेट में खबरों से बाहर हैं। धीरे-धीरे ये म्यूटेंट्स चले गए, बट हमें आज तक ये नहीं पता चला कि ये म्यूटेंट्स बाहर क्यों चले गए। अगर आप इसमें डब्ल्यूएचओ का रवैया देखें तो आपको ये समझ में आएगा कि जब भी कोई भी रिपोर्ट इस बारे में आई है, जब भी कुछ भी आया है, तो डब्ल्यूएचओ ने सिर्फ उसका खंडन किया है। कभी हमें ये नहीं बताया गया कि जो भी रिपोर्ट आई थी, वो एक साइंटिफिक रिपोर्ट थी। उस रिपोर्ट के पीछे अगर किसी ने कोई तर्क दिया था, तो वो तर्क क्या था? मसलन 5G से रिलेटेड एक रिपोर्ट इटली से आई थी जिसमें खंडन करके सिर्फ इतना कहा गया कि इटली वो पहला देश नहीं था जिसने ऑटोप्सी को परफॉर्म किया था। ये चाइना में कहीं हुआ था। ये भी हमसे कहा गया कि 5G रेडिएशन का कोविड-19 से कोई लेना-देना नहीं है क्योंकि कोविड-19 वहाँ भी फैल रहा है जहाँ पर 5G का ट्रायल अभी तक शुरू नहीं हुआ या फिर टेस्टिंग अभी शुरू नहीं हुई। ये बहुत ही ज़्यादा सॉलिड पॉइंट थे। पर हमें आज तक कभी भी ये नहीं बताया गया कि 5G रेडिएशन की अगर खबर को लीक किया गया था या फिर अगर इस पर कोई भी शोध किया गया था, तो क्यों किया गया था? इसके अलावा बचपन से हम आज तक पढ़ते आए हैं कि किसी भी माइक्रोब, किसी भी बैक्टीरिया या किसी भी वायरस को आगे बढ़ने के लिए एक मीडिया चाहिए होता है जो होता है मॉइस्चर। मॉइस्चर के बिना ये सर्वाइव नहीं कर सकता। इसको आप सिंपल तरीके से ऐसे समझिए कि जब हम घर पे एक रसीली सब्जी बनाते हैं और एक सूखी सब्जी बनाते हैं, तो क्योंकि सूखी सब्जी करी होती है, ऑयल उसमें ज़्यादा होता है, इट वर्क्स लाइक अ प्रिजर्वेटिव, पानी उसमें नहीं होता। इस वजह से वो ज़्यादा समय तक हम रख सकते हैं। जबकि जो रसीली सब्जी होती है उसमें वेजिटेबल्स में फर्मेंटेशन शुरू हो जाता है, वो सड़नी शुरू हो जाती है। और इसी वजह से हम ताज़ा फलों को ज़्यादा दिनों तक नहीं रखते, लेकिन अगर आप ड्राई फ्रूट की बात करें क्योंकि उसमें मॉइस्चर नहीं होता, उसको हम लोग 6 महीने, 8 महीने, साल भर भी रखते हैं। यही हाल हमारे यहाँ अचारों का भी है। बीच में हमारे पास कुछ लोगों ने ये भी कहा कि भई आपको गर्म पानी की विक्स की भाप लेनी चाहिए, इससे फेफड़ों को आपके आराम मिलेगा। आज तक हमें कभी भी किसी ने ये नहीं बताया कि अगर इसको रिकमेंड नहीं किया जा रहा है तो इसका कारण क्या है? हाँ, हमें ये ज़रूर बताया गया कि इसके कोई फ़ायदे नहीं हैं और ऐसा कोई भी प्रमाण नहीं मिला है। आप इस बात को हमेशा याद रखिए, ये उन चीज़ों का खंडन करने में अ, शायद सक्षम हुए हैं, शायद ये हमें विश्वास दिलाने में सक्षम हुए हैं कि जो हम सदियों से करते आ रहे हैं, जो हम हज़ारों सालों से करते आ रहे हैं, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। इन्होंने ये कभी भी नहीं कहा कि वो करने से
कोई भी नुकसान होगा, या भाप लेने के लिए मैं कह सकता हूँ उन्होंने कहा है कि इसका नुकसान भी हो सकता है। पर इसके पीछे के कारण हमें कभी भी नहीं दिए गए, हमें नहीं बताया गया कि इसके पीछे का कारण क्या है। अगर उन्होंने इस बारे में कोई शोध भी किया है, तो उस शोध के रिज़ल्ट्स क्या हैं? शोध परफ़ॉर्म करने का तरीका क्या होता है? सीधी-सीधी बात आप मोटी-सी मान के चलें तो कोई भी स्वास्थ्य संगठन जो होता है, वो अपनी मेडिकल रिसर्च करता है। उनके ज़्यादातर जो भी सॉल्यूशंस होते हैं, वो उन्हीं से जुड़े हुए होते हैं, जो रिसर्च का डेटा उनके पास होता है और जिसको वो वैलिडिटी देते हैं। इसके अलावा किसी भी कंट्री से कोई भी रिपोर्ट आती है, वो उसको नहीं मानते। फॉर एग्ज़ाम्पल चाइना ने, जिसके लिए आज कहा जाता है कि कोविड से मुक्त हो चुका है या वहाँ से नंबर ऑफ केसेज़ नहीं आ रहे हैं। अभी 2-4 दिन पहले किसी ने एक वीडियो डाला था न्यूज़ चैनल में कि वुहान में एक बड़ा-सा म्यूज़िक फेस्टिवल भी चल रहा है। चाइना ने भी एक रिपोर्ट दी थी जिसमें उन्होंने ये कहा था कि मास्क लगाने का या ना लगाने का कोई फ़ायदा या नुकसान कोविड में नहीं है। ऐसा उन्होंने अपनी रिसर्च रिपोर्ट में कहा था, जिसका खंडन डब्ल्यूएचओ के द्वारा किया गया और इस रिपोर्ट को भी दबा दिया गया। ख़ास क्या था इसमें? आज की डेट में अगर हम बात करें तो कल कल दिन भर न्यूज़ में रहा कि छोटा राजन जो है वो कोविड की वजह से मारा गया, एम्स में वो भर्ती था। सच्चाई ये है कि वो अभी तक ज़िंदा है, पर खास बात जो नोट करने की है कि हमें ये बताया गया कि छोटा राजन मर गया, या हमें शाम तक ये भी बताया गया कि छोटा राजन नहीं मरा। खास बात ये है कि उसकी सुरक्षा में 16 से ज़्यादा लोग जेल से बाहर रहते हैं। एम्स जैसी जगह पर एक पूरी पुलिस की टीम तैनात रहती है। जेल में उसको, तिहाड़ जेल में जहाँ पर रखा जाता है, वो सबसे ज़्यादा सुरक्षित जेल है। उसे किसी और को देखने की, मिलने की, बात करने की इजाज़त नहीं है। वो एक बंद कोठरी में, बंद ताले में रहता है। उसको जो खाना दिया जाता है, वो भी पैक करके दिया जाता है। कमाल की बात ये है कि आज की डेट में जब फ्रंट वायर वॉरियर्स को वैक्सीन्स लग रहे हैं, जब गवर्नमेंट सबसे ज़्यादा एहतियात बरत रही है, आज की डेट में अगर आप किसी गवर्नमेंट ऑफिशियल से मिलने जाते हैं, तो वहाँ पर आपको एक बात नज़र आएगी कि बिल्डिंग में घुसने के लिए भी आपको अंदर से रिटन में या फ़ोन पर कन्फर्मेशन चाहिए। उसके बाद ही आप जा सकते हैं। ऐस इस हालात में तिहाड़ जेल में क्या स्टाफ को वैक्सीनेट नहीं किया गया था? दूसरा, हमारे घर पर जो आज की डेट में काम करने के लिए जो भी सर्वेंट हैं, मेड सर्वेंट हैं, वो आते हैं, उनको ये कहा जाता है कि हर 15 दिन में आप अपना आरटी-पीसीआर करवाइए। क्या तिहाड़ जेल के स्टाफ को आरटी-पीसीआर भी आज तक नहीं करवाया गया? और अगर करवाया भी गया है या नहीं भी करवाया गया है, तो एक आदमी जो दुनिया में सबसे ज़्यादा आइसोलेशन में है, जो राजन है, छोटा राजन है, जो सबसे ज़्यादा आइसोलेटेड जेल में है, सबसे ज़्यादा सुरक्षा में है, उसको कोविड कैसे हो सकता है? इसके अलावा कुछ और भी खबरें हमारे पास आई थी, जैसे पिछले साल नासा ने ये कन्फर्म किया कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में भी एक बैक्टीरिया पाया गया था खाने की टेबल पर, व्हिच इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, क्योंकि वहाँ पर साल भर से ऊपर से ज़्यादा टाइम से कोई गया ही नहीं। जब कोई अर्थ से गया नहीं, तो वहाँ पर बैक्टीरिया अपने आप कैसे पहुँचा? इसके अलावा एक और टीवी 9 पर भी न्यूज़ चल रही थी कि नासा ने ये पता किया है कि सोलर सिस्टम के बाहर भी उनको कोरोना वायरस मिला है। ये अजीब-अजीब सी खबरें हैं जो हमारे पास आती हैं। इसके उलट अगर आप देखें तो आज की डेट में जब हम हॉस्पिटल में भर्ती होने के लिए जाना चाहते हैं, जब हमें फ़ीवर होता है या जब हमें कोई भी कोरोना का सिम्पटम दिखाई देता है, तो गवर्नमेंट हमें एक गाइडलाइन देती है। डॉक्टर गुलेरिया खुद बोलते हैं कि आपको इतना पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप इन्फेक्टेड हैं, आप अपना आरटी-पीसीआर करा सकते हैं ये कन्फर्म करने के लिए कि आपको कोविड है। हालाँकि उसकी भी कोई गारंटी नहीं है। जब आप आरटी-पीसीआर कराएँगे तो उसके बाद आपको घर पर ही आइसोलेट होके रहना है। 1 हफ्ते तक आपको कोई भी ट्रीटमेंट या कोई भी स्टेरॉइड नहीं लेना है। इसके बाद में जब आप अपना टेस्ट कराएँगे दोबारा से, अगर कोविड पॉज़िटिव आप निकलते हैं, आपको हॉस्पिटल तभी और सिर्फ़ तभी जाना है जब आपका ऑक्सीजन लेवल 85 टू 90 पहुँच जाता है। 85 टू 90 पहुँचने के बाद में जब आप एक इमरजेंसी सिचुएशन पहुँच जाएँगे, तब आप हॉस्पिटल के लिए खोजबीन शुरू करेंगे, अपने दोस्तों को बोलेंगे। जब आप हॉस्पिटल जाएँगे, तो लोग कहेंगे आपको कि आपके पास बेड अवेलेबल नहीं है। अगर आपके पास बेड अवेलेबल हो गया, तो आपको कहा जाएगा ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं है। आप हर चीज़ अपनी तरफ से जुगाड़ करने की कोशिश करेंगे। सो जब आपको सारी कुछ सुविधाएँ आप अपनी तरफ से अरेंज कर लेंगे, उसके बाद में आपको एडमिट कराया जाएगा। इसके बाद भी आप देख रहे होंगे कि काफ़ी सारे केसेस ऐसे हैं जहाँ पर हॉस्पिटल एडमिट होकर आदमी घर आया ठीक होने के बाद, उसके 8-10 घंटे बाद, 1 दिन बाद, 2 दिन बाद, तो वो आदमी गुज़र गया।
मेरा कहना सिर्फ ये है कि अगर मीडिया ये दिखाता है कि छोटा राजन को कोविड हुआ था, वो ये क्यों नहीं दिखाता कि छोटा राजन को कोविड हुआ कैसे था। मेरा कहना ये है कि अगर ऑक्सीजन की इतनी मारामारी चल रही है और डॉक्टर्स या हॉस्पिटल्स 1 लाख रुपए हर दिन का चार्ज कर रहे हैं, तो मीडिया ये क्यों नहीं दिखाता कि जो लोग वहां से हॉस्पिटल से ठीक होके गए थे, जिनको कोविड पॉजिटिव था, घर जाने के बाद उनका क्या हुआ। ऐसा डेटा हमारे पास चाहिए, क्योंकि आज तक आपको एक सच्चाई में बताऊं, इटली से 5G रेडिएशन के कनेक्शन को लेके जो भी रिपोर्ट्स आई थी, उनका बेस था एक ऑटोप्सी रिपोर्ट। वो ऑटोप्सी आपको कभी भी नहीं दिखाएगी। आज हम आपको दिखाते हैं कि वो ऑटोप्सी रिपोर्ट में क्या था। ये छोटी सी रिपोर्ट है, शायद 2-4 स्लाइड हम देखेंगे, एग्जैक्टली समझेंगे कि इसमें होता क्या है, और उसके बाद में इसके बारे में बात करते हैं। दोस्तों, ये वीडियो है डॉक्टर माइक हैंसन का। इन्होंने काफ़ी सारी रिपोर्ट्स दी हैं एंड ये कुछ उन लोगों में से हैं जिन्होंने बहुत अच्छी ऑटोप्सी रिपोर्ट दी हैं उन पेशेंट्स की जो कोविड से पीड़ित थे। सो जैसा कि आप देख सकते हैं इस रिपोर्ट में कि इन्होंने जो भी ऑटोप्सीज इन्होंने दी, उनमें से कई लोगों को लंग इन्फेक्शन था, SARS-CoV-2 RNA उनके लंग्स में मिला था। इसके अलावा 12 में से 9 लोग थे जिनको थ्रोट में मिला, गले में मिला, और 6 लोग थे जिनको ब्लड स्ट्रीम में मिला, या आप कह सकते हैं वेन्स में मिला या आर्टरीज में मिला। आपको भी ये पता है कि गले से ये इन्फेक्शन रिकॉग्नाइज होता है, ये बात पक्की है, बट लंग्स में ये इन्फेक्शन या आर्टरीज में अगर ये इन्फेक्शन होता है तो इन 2 तरीकों से लोगों की मौत भी हो रही है। आइए हम देखते हैं इनको एग्जैक्टली मिला क्या था, समझने की कोशिश करते हैं। मैं बीच बीच में आपको बताता जाऊंगा। In 5 patients, they had viral RNA in other tissues like heart, liver, brain, and kidney. Not only did they have the virus there, but the levels were higher in those tissues compared to the blood. Here's a picture from a different autopsy that was not part of this study, where the virus was actually visualized in the kidney using electron microscopy. So what is this telling us? It tells us that the virus is binding to those ACE2 receptors in those organs. So in some people who died of COVID, they had the virus in other organs besides the lungs. But, and this is a big but, they did not die as a result of that virus being in those different organs. They died as a result of lung complications. Also, an important takeaway from this is that all 12 had it in their lungs and 9 out of the 12 had it in their throat. So, अगर आप इस बात को समझ रहे हो तो वो कहने की कोशिश ये कर रहे हैं कि जो भी लोग मर रहे हैं इसमें, वो वायरस की वजह से नहीं मर रहे हैं, वो लंग्स के या आपके फेफड़ों के डिसफंक्शन की वजह से मर रहे हैं। और जल्दी ही ये हमें दिखाएंगे कि लंग्स या हमारी वेन्स या आर्टरीज की एक्चुअल कंडीशन क्या होती है इस वायरस के लगने से। Not from this study that we'll talk about now, but basically demonstrating the exact same thing. Both lungs have extensive consolidations, ground glass opacities, which represent extensive inflammation. These are also known as pulmonary infiltrates. And you can see the difference compared to a normal CT scan of the chest, which doesn't have any pulmonary infiltrates. In 4 cases out of the 12, massive pulmonary embolism, meaning massive blood clots in the pulmonary arteries, was the cause of death. In another 3 cases out of the 12, they had blood clots in their large veins of their legs, meaning DVT, without having pulmonary. ये आपके और हमारे टिश्यूज की हालत होती है कोविड से इन्फेक्ट होने के बाद। In the veins that surround the prostate gland. In all 12 cases, the cause of death was found within the lungs or the pulmonary vascular system, meaning within the pulmonary arteries. For the ones who didn't die of having a large pulmonary emboli, they died of the extensive inflammation within the lungs, meaning pneumonia. So, डॉक्टर हैंसन ये बताना चाहते हैं कि मोस्ट ऑफ द केसेस में वायरस डेथ का कारण नहीं था। जो डेथ का कारण था वो था लंग्स का डिसफंक्शन या फिर आपकी आर्टरीज का ब्लॉक होना। इससे हमें सिर्फ ये पता चलता है कि ये वायरस की तरह इफेक्ट नहीं कर रहा है। बेसिकली इसको हम इस तरीके से कह सकते हैं कि आपके जो भी टिश्यूज़ हैं वो स्वेलन होते हैं, उसमें ब्लड क्लॉट्स क्रिएट होते हैं, उनका साइज बढ़ जाता है, जिस वजह से अगर आपकी वेन्स में या आर्टरीज में ये प्रॉब्लम है तो आपको एक कंप्रेशन का इशू होता है, जिसकी वजह से ब्लड सर्कुलेशन स्लो हो जाता है। अगर हम लंग्स की बात करें तो आपको सांस लेने में परेशानी होती है, क्योंकि सांस लेने के लिए स्पेस ही नहीं बचता है। आपके जो लंग्स हैं वो ब्लैडर की तरह फूल जाते हैं। In these cases,
ये The आपके lungs लंग्स are हैं। wet and heavy, much like a sponge that is saturated with water. The surfaces of the lung often had a distinct patchy pattern, with pale areas alternating with slightly protruding and firm, deep reddish blue, hypercapillarized areas. This is indicative of areas of intense inflammation with endothelial dysfunction that can be seen at the microscopic level. When they look at slices of the lungs under the microscope, they found diffuse alveolar damage in 8 cases out of 12. ये आर्टिलरी डैमेज है। Specifically, they saw hyaline membrane formation, tiny clots in the capillaries, and capillaries that were engorged with red blood cells and other inflammatory findings. All the इन शॉर्ट, अगर आपको सांस लेने में परेशानी हो रही है या आपकी बहुत बुरी हालत है या आपका ऑक्सीजन लेवल 85 या 90 के बीच में पहुंच चुका है, तो काफ़ी कुछ डैमेज ऑलरेडी हो चुका है जो परमानेंट है, और इसका ट्रीटमेंट अभी तक डॉक्टर्स के पास नहीं है। तो ऑटोप्सी रिपोर्ट की रिजल्ट जो है, वो रिजल्ट आपको ये बताता है कि ये वायरस की तरह का बिहेवियर कर ही नहीं रहा है। एग्जैक्टली होता क्या है, जब आप इन्फेक्टेड होते हैं तो ये आपकी वेन्स, आपकी आर्टरीज और आपके जो लंग्स हैं, उसमें जो भी आपके टिश्यूज हैं उनको वाइब्रेट करता है, उसको मैनिपुलेट करता है, उसमें स्वेलिंग आती है, उसमें आपको ब्लड क्लॉटिंग हो जाती है। तो आप एक तरह से ऐसे मान के चलिए कि अगर आपका जो लंग है, आपका जो फेफड़ा है, अगर वो एक गुब्बारे की तरह हम माने, तो जब तक आप 85 या 90 ऑक्सीजन लेवल पर पहुंचेंगे, तब तक आपके इस गुब्बारे में जो इतनी जगह है वो सिर्फ इतनी सी बचेगी। 2/3 आपका फेफड़ा ऑलरेडी स्वेल कर चुका होगा, वहां अंदर ब्लड क्लॉटिंग्स होगी, उसमें स्वेलिंग आ चुकी होगी। यहाँ आप समझने की कोशिश कीजिए, यहाँ पर एक छोटा सा ट्विस्ट आता है, क्योंकि ये वाली ऑटोप्सीज की रिपोर्ट ना ही आज तक इंडिया में डिस्कस की गई है, ना ही आज तक मीडिया ने इसके बारे में कोई बात की है। जब भी आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम होती है, इसका मतलब ये होता है कि आपकी आर्टरी हो या आपकी वेन्स हो, वो स्वेल हो गई हैं और उसमें कंप्रेशन अंदर की तरफ आएगा। जब भी कोई भी फ्लूइड यहाँ से गुजरता है तो उस फ्लूइड को गुजरने में दिक्कत होगी, पहली चीज। दूसरी चीज ये कि अगर ये फेफड़ों में होता है, तो मैं वापस से आता हूँ भाप की बात पर। जब भी आप गर्म स्टीम की भाप लेंगे और जब फेफड़े में अंदर खून के क्लॉट होंगे या आप कहें कि छाले पड़े होंगे, तो आपको उससे जलन का एहसास होगा, आपको और ज्यादा परेशानी होगी। सो गर्म चीज इसलिए आपको नुकसान करेगी। मैं माफी चाहता हूँ इस बात के लिए कि हमें ये बताया गया है कि आप गर्म पानी की भाप ना लें, पर ये नहीं बताया गया है कि आप क्यों ना लें। सो दिस कुड बी वन रीजन। दूसरी चीज ये है कि कई लोगों को हम सुन रहे होंगे, सरदाना की भी अभी मौत हुई है। मैं इसे कहता हूं कि शायद हम लोग टाइमली एक्शन ले सकते थे। शायद यही कारण था कि उनकी जो मौत हुई थी वो एक हार्ट अटैक से हुई है। कई लोग ऐसे भी हैं जो हार्ट अटैक की वजह से मारे जाते हैं, टाइमली उनको ब्लड थिनर भी नहीं दिया गया। अगर आपकी आर्टरीज मोटी हो रही हैं तो पक्की बात है ये ब्लड का रास्ता रोकेंगी। ऐसे में अगर ब्लड आपका मोटा होगा या थिक होगा तो उसे जाने में प्रॉब्लम होगी, जिसकी वजह से आपको हार्ट संबंधित परेशानियां आ सकती हैं और आपकी मृत्यु भी हो सकती है। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि क्या पूरे इंडिया में या क्या पूरे वर्ल्ड में, वर्ल्ड की बात तो मैं नहीं जानता, बट इंडिया में मैं जानता हूं कि जो मौतें हो रही हैं वो कैसे हो रही हैं। क्या हम लोग जानते हैं सच में कि ये सच्चाई है? मैं नहीं मानता कि किसी को ये पता ही नहीं कि एग्जैक्टली ऑटोप्सी रिपोर्ट में क्या आया हुआ है और ये कैसे परफॉर्म कर रहा है। दूसरी बात ये, अगर हम लोग ये जानते हैं तो जिनको हार्ट की प्रॉब्लम थी, क्या हमने उन्हें ब्लड थिनर दिया था? तीसरी बात ये कि अगर हम ये जानते हैं या सीटी स्कैन से हमें ये पता लगता है कि फेफड़े बल्की हो चुके हैं, तो उन लोगों को ऑक्सीजन देके क्या हम लोग छलावा नहीं कर रहे हैं सिर्फ इसलिए कि हमारा बेड फुल रहे और शायद हमारे पास ज्यादा पैसे बने? अगर हमें ये पता है कि किसी का फेफड़ा फंक्शन नहीं कर रहा है या बहुत कम फंक्शन कर रहा है या चांसेस उतने ज्यादा नहीं हैं, क्या ये जरूरी नहीं है कि जिनके बचने के ज्यादा चांसेस हैं, जिनको एक माइल्ड सिम्टम है, उनका हम ट्रीटमेंट प्राथमिकता के साथ करें? क्या ये जरूरी है कि हम हर आदमी को हफ्ते भर अपने घर रुकने के लिए कहें और 2 हफ्ते 3 हफ्ते घर पर वेट करने के लिए कहें जब तक कि उसका ऑक्सीजन लेवल 85 नहीं हो जाता, जब तक उसकी आर्टरीज ब्लॉक नहीं होने लगती या जब तक उसके फेफड़े काम करने नहीं करने लगते? सवाल तगड़ा है,
गवर्नमेंट को इसमें बहुत कुछ सोचना चाहिए। मेरे ख्याल से अब ये समय नहीं है जब इंतजार किया जाए। सो आप इंतजार कीजिए, जल्दी ही मैं आपको कोरोना का सारा सच बताऊंगा। 5G का सच, सरकार का सच, WHO का सच, नासा का सच, और यकीन मानिए ये सारा वैज्ञानिक सच होने वाला है। ये एक ऐसी रिपोर्ट है जो अभी तक किसी भी स्वास्थ्य संगठन या किसी भी वैज्ञानिक संस्था ने नहीं दी है। इसमें मैं आपको बताऊंगा कि कोविड होता क्या है, क्योंकि ये है मेरी रिपोर्ट। मैं हूं संजीव दीक्षित, आपके लिए, आपके साथ हमेशा के लिए। कोरोना से जंग हम लड़ते रहेंगे, साथ बने रहिए। धन्यवाद।